पेरेंट्स पैसे बनाते हैं। अगर इसको लेट के फार्मूले से पैसे बनाते हैं तो सबसे पहले लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर कुछ बचा तो बाद में। तो इसी आधार पर लेट, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट योर पेरेंट्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे दी बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रेस्पेक्टेड। इसी वाक्य को ऐसा नहीं है कि आप लेट के फार्मूले से ही बना सकते हैं, इसी वाक्य को आप शुड बी नाम की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके ही बना सकते थे। इसी जगह अथवा हम लोग शुड बी का प्रयोग करके चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट आ गया योर पेरेंट्स, हेल्पिंग वर्ब आ गई शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रेस्पेक्टेड। अब एक नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव चेक कर लेते हैं। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। हम लोग पहले लेट के फार्मूले से एडजस्ट करते हैं, चेक करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट द पुअर, डू नॉट का डू तो गायब हो जाएगा, लेकिन जो नॉट है वो बी नाम की हेल्पिंग वर्ब से पहले देखा जाना चाहिए, इसलिए लेट द पुअर नॉट, हेल्पिंग वर्ब आ गई बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इंसल्टेड। ओके, अगर इसमें भी शुड बी नाम की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके बना रहे होते तो वो जो नॉट है वो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ गया होता। तो सेंटेंस अगर इसी को शुड बी से बना रहे होते तो बना होता द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। इन द सेम वे अगर नेवर और ऑलवेज से स्टार्ट होने वाला वाक्य है तो उनमें भी नेवर अगर शुड बी का प्रयोग कर रहे हैं तो नेवर या ऑलवेज शुड बी के बीच में ही रहेगा। अगर लेट नाम के सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो बी नाम की हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा, जैसे कि नेवर टेक टाइम फॉर ग्रांटेड। समय को कभी भी ऐसा वैसा ना समझे, समय की कभी भी अवहेलना ना करें। हम लोग चेक करते हैं, अगर टेक वर्ब है तो टेक का ऑब्जेक्ट है टाइम, तो अगर लेट का सूत्र लगा रहे तो लेट टाइम, नेवर का नेवर, हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, फॉर ग्रांटेड वैसे का वैसे ही उसके बाद। अगर इसमें भी शुड बी का सूत्र प्रयोग कर रहे होते तो सेंटेंस बन गया होता टाइम शुड नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। अब हम लोग जरा एक प्लीज वाले वाक्य का पैसिव चेक कर देते हैं। प्लीज गिव मी सम फूड। तो प्लीज का इंतजाम तो बताया गया, एक ही होना है, यू आर रिक्वेस्टेड। टू से जोड़ दिया टू, उसके बाद सब कुछ वैसे ही रहना है, गिव मी सम फूड। अगर इस प्लीज के केस में नॉट आएगा, राइट है ना, या नेवर आएगा या ऑलवेज आएगा, तो उसको चेक करके देख लेते हैं। प्लीज डू नॉट रन ऑन द रोड, तो बना देते हैं। प्लीज का इंतजाम हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड, तो डू नॉट का डू गायब हो गया, नॉट रह गया, नॉट टू से पहले आ जाएगा, डू नॉट नॉट टू रन ऑन द रोड। ओके, तो ये जितने भी इम्परेटिव हम लोगों ने अभी अभी चेक किए उन सब के पैसे लिए रहे, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसे कंप्लीट हो गए। कुछ इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे भी निकल कर आते हैं जिनमें कि ऑब्जेक्ट ना दिया जाए या मेन वर्ब ना दी जाए या दोनों ही ना दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल एक इम्परेटिव सेंटेंस ये भी है, बी हैप्पी, प्रसन्न रहें।
अब इसमें बी मेन वर्ब की तरह से आ गई है, लेकिन बी की थर्ड फॉर्म हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते इस पैसेज में। बीन होती है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो तभी प्रयोग कर सकते हैं जबकि कोई ऑब्जेक्ट सेट हो रहा हो, कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, राइट। और हैप्पी एक एडजेक्टिव है, इसे ऑब्जेक्ट माना नहीं जा सकता। इसका मतलब इस सेंटेंस में अगर वर्ब है भी तो ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ना तो शुड बी नाम की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके पैसे बन पाएगा, ना ही दैट के सूत्र का प्रयोग करके पैसे बन पाएगा। उनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, कंपलसरी होना है। इसलिए इन कुछ केसेस में, जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं, वॉक टू द लेफ्ट, बाईं ओर चले। अब अगर वॉक वर्ब है तो वॉक नाम की वर्ब का तो कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। वॉक माने चलना, टहलना। अर्थात अगर आप बाईं ओर चलें, और बाईं ओर तो कोई साइड हो गई, साइड हो गई तो ये तो कोई प्लेस हो गया, और इस आधार पर जब इस ओर चला जाएगा तो ये लेफ्ट ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। तो अगर ऐसा कोई इंपरेटिव जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो उनका भी पैसिव तो बनना ही है। आप चेक करिए उन सब वाक्यों में, जिन इंपरेटिव वाक्यों में कोई ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, उनका पैसिव। आपके सामने विकल्प है, जैसे हम लोग प्लीज का इंतजाम करते हैं ना, यू आर रिक्वेस्टेड, उसी अंदाज में इन वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे। यू आर एडवाइज्ड, अथवा यू आर ऑर्डर्ड, अथवा यू आर आस्क्ड। अब ये डिसाइड करना कि इनमें से किसका प्रयोग करेंगे, ये सेंटेंस के अर्थ पर डिपेंड करेगा, और उस सेंटेंस को हम कैसे समझ रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि वैसे तो इंपरेटिव वाक्यों को आज्ञा सूचक ही कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि आज्ञा दी जा रही है या एडवाइस दिया जा रहा है, राइट है ना। हालांकि रिक्वेस्ट तो प्लीज से शो हो जाएगी, लेकिन जब ऐसा कोई डाउट बनेगा, इसलिए ये डिसाइड करना स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो यू आर एडवाइज का प्रयोग करे या यू आर ऑर्डर्ड का। लेकिन एक कहने की बात है, अगर कभी भी डाउट हो कि एडवाइस और ऑर्डर में, तो फिर तीसरा विकल्प है यू आर आस्क्ड। आस्क माने कहना, और कहने का काम तो बड़े छोटे से भी कह सकते हैं और छोटे बड़े से भी कह सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर बात लिखा था नंबर 1, बी हैप्पी। अगर उसमें लेट का फार्मूला काम नहीं कर पा रहा और शुड बी नाम की हेल्पिंग वर्ब भी काम नहीं कर पा रही, तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब किसी ने सामने वाले से कहा बी हैप्पी, तो ये तो सीधा सीधा लग रहा है कि एडवाइस दिया जा रहा है, तो हम लोग एडवाइस का मान लिया, यू आर एडवाइज्ड। टू से जोड़कर रखेंगे, टू बी हैप्पी। इसी बात को दूसरे वाले में चेक करते हैं, वॉक टू द लेफ्ट। किसी ने सामने वाले से व्यक्ति से कहा कि बाईं ओर चलिए, राइट है ना। अब हो सकता है कि बाईं सामने वाला व्यक्ति बाईं ओर नहीं चल रहा, तो ये ऑर्डर की टोन हो जाएगा, बाईं ओर चल। लेकिन कोई बराबर वाले से भी तो कह सकता है कि बाईं ओर चलिए, तो यहाँ डिसाइड करना मुश्किल है कि ऑर्डर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। तो ये किसी से कहना कि बाईं ओर चलो, तो ये तो सीधा सीधा एक एडवाइस आता है। चले ना चले ये उनके ऊपर, नहीं चलेंगे खतरे का अपने आप सामना करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एडवाइस का प्रयोग करते हैं, यू आर एडवाइज्ड। टू से कनेक्ट कर दिया, टू वॉक टू द लेफ्ट। ओके, ये रहे इंपरेटिव सेंटेंसेस के।